बॉलीवुड के किले के ढहने के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। और ये बात हम किस आधार पर कह रहे हैं, पहले मैं वो स्पष्ट कर देना चाहता हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वॉर 2 के फ्लॉप होने पर साउथ के डिस्ट्रीब्यूटर नागा वामसी का यशराज पर फूटा गुस्सा। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि हमने आंख मूंद कर यकीन कर लिया था यशराज फिल्म्स पर, लेकिन उनकी वजह से हमारी नैया डूब गई। गलती उनकी थी, भुगता हमने। तो यानी एक बड़ा नाम साउथ का निकल कर आता है जो सीधे सीधे यशराज पर फिल्म की नाकामी का ठीकरा फोड़ता है और सीधे तौर पर उन्हें जिम्मेदार ठहराता है और ये भी कहता है कि इनकी वजह से हमारी क्रेडिबिलिटी पर क्वेश्चन मार्क लग गया है। जूनियर एनटीआर भी इसमें शामिल हैं कि जूनियर एनटीआर ने भी आंख मूंद कर भरोसा कर लिया था। उधर दूसरी खबर यह है कि इब्राहिम अली खान ने करण जौहर की फिल्म नादानिया को खुद ही कमजोर फिल्म बता दिया। उन्हें काफी ट्रोल किया गया था इस फिल्म में उनकी खराब परफॉर्मेंस के लिए, और अब वो खुद मान रहे हैं कि हाँ, ये फिल्म खराब थी। तो धीरे धीरे बॉलीवुड के जो सूरमा हैं उनके खिलाफ अब आवाजें उठने लगी हैं। आप देख रहे हैं अभिनव कश्यप ने सलमान खान के खिलाफ बिगुल बजाया हुआ है। सलमान खान के खिलाफ वो काफी चीजें बोल रहे हैं। उधर अनुराग कश्यप ने भी बॉलीवुड छोड़ दिया है। अनुराग कश्यप बॉलीवुड छोड़कर साउथ में सेटल हो गए हैं। उनका ये कहना है कि बॉलीवुड में किसी को काम करने की तमीज नहीं है। अनुराग कश्यप के बाद अनुभव सिन्हा का भी बयान आया था कि दर्शकों को फिल्म की बम्पर कमाई से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यानी जो बड़ी बड़ी बातें होती है कि 100 करोड़ कमाया, 200 करोड़ कमाया, से क्या फर्क पड़ता है। उन्होंने उदाहरण देकर बोला कि बिस्किट की कंपनी से कोई पूछने जाता है कि तुमको बिस्किट बेचकर कितना फायदा हुआ, बिस्किट पसंद आते हैं, हम बिस्किट खरीदते हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बिस्किट की कंपनी ने कितना पैसा कमाया, कितना नहीं। तो कुल मिलाकर अब उठने लगी हैं बॉलीवुड के सूरमाओं के खिलाफ आवाजें, और ये हमारा जो सेशन है ये इसी पर अब फोकस रहने वाला है। तो अब जल्दी से रवि जी के साथ हम शुरुआत करते हैं। हमारी बहुत पुरानी दर्शक हैं, अफगानिस्तान से हमें पहले रोजाना देखा करती थी, आज बहुत दिनों के बाद आई हैं, खदीजा उमार खान, आपका भी स्वागत है। रवि जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि ये जो सारा माहौल इस समय बना है, जो हमने अभी दर्शकों को बताया कि किस तरीके से वॉर 2 के फ्लॉप होने पर आवाज उठी, इब्राहिम अली खान ने भी सीधे तौर पर कह दिया कि नादानिया कमजोर फिल्म है। उधर अभिनव कश्यप जो है सलमान के खिलाफ बिगुल बजाए जा रहे हैं। अनुराग कश्यप भी बॉलीवुड छोड़ चुके हैं, ऐसा वो कहते हैं। और अनुभव सिन्हा भी कह रहे हैं कि भैया यार क्या फर्क पड़ता है किसी फिल्म ने कितना कमाया। तो कुल मिलाकर ये धीरे धीरे जो बड़े बड़े सूरमा हैं उनके खिलाफ जो आवाजें उठ रही हैं और जो माहौल इस समय बन रहा है, क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड का किला अब ढह रहा है धीरे धीरे? बिल्कुल उज्जवल जी, हम लंबे समय से इसकी तरफ जो है ध्यान दिलाते रहे हैं, बॉलीवुड का और अपने दर्शकों का। और मैंने कल भी कहा था कि दरअसल हमारी जो आवाज है वो हमारे दर्शकों की आवाज है। हम वो जो दर्शक कह रहे हैं वो फिल्म इंडस्ट्री तक पहुंचाते हैं। और ये जो अब फिल्म इंडस्ट्री के अंदर से आवाजें आ रही है, दरअसल ये कराह है इन लोगों की, जो बेचारे जो है ना, जो फिल्म इंडस्ट्री की दीवारों में दरार आने के बाद कहीं ना कहीं फंस गए हैं। ऐसा नहीं है कि इनको अंदर से कहीं ज्ञान आया है, ये मुश्किल में है। इन्होंने जिस तरह का सिनेमा बनाया, जिस तरह से इनका सिनेमा फ्लॉप होने लगा, जिस तरह से ये लोग स्टार्स पर डिपेंड होते गए, जिस तरह से स्टार्स के सामने घुटने पे आ गए और स्टार्स का जो लवाजमा होता है उसको भी ढोने लगे। सिनेमा का खर्चा लगातार बढ़ता चला गया, मल्टीप्लेक्सों के टिकट महंगे होते गए, दर्शकों के लायक आप फिल्म नहीं बना सके तो दर्शकों ने आपसे दूरी बना ली, ओटीटी आ गया। बहुत सारी चीजें पिछले 5-6 सालों में हुई हैं। शुरुआत में इनको लग रहा था कि ठीक है, मतलब वो होता है ना कि अगर कबूतर के सामने बिल्ली आ जाए तो कबूतर आंख मूंद लेता है, उसको लगता है कि अब क्या, मतलब अब बिल्ली चली गई। ये इस तरह की स्थिति में अभी तक थे। बिल्ली सामने खड़ी है, आपके आंख बंद करने से कुछ नहीं होगा, वो खा जाएगी। तो आपको समय पर चेतना होगा, आपको समय पर संभलना होगा। अभी भी बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन ये जो आवाजें हैं ना, ये धीरे धीरे बता रही हैं कि हाँ, कुछ बड़ा बदलने की जरूरत है। अभी तक जैसा चल रहा था वैसा नहीं चलेगा। मगर क्या है ना कि पिछले 1.5-2 बल्कि 2.5 दशक में जो चीज हुई है, सबसे ज्यादा कॉर्पोरेट्स के नाम पर ये जो कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया फिल्म इंडस्ट्री में जी, जो अपने धन की ताकत जो है उसकी आड़ में या उसकी मदद से, और जब धन की ताकत थी तो कहीं ना कहीं बल की भी ताकत उनके पास आ गई। तो ये जो उन्होंने ताकत से सिनेमा को कंट्रोल करना शुरू किया और उसके बाद जिस तरह का मन मर्जी का सिनेमा बनाया जिसमें दर्शकों की केयर नहीं की, किसी भी तरीके से झूठ बोलकर उन्होंने जो आंकड़े झूठे देकर या बॉक्स ऑफिस, सो कॉल्ड बॉक्स ऑफिस को उन्होंने के फिगर्स को उन्होंने इतना बड़ा बताया कि मतलब
सिनेमा के कंटेंट पे तो आप मत ध्यान दो, आप तो ये देखो कि फिल्म कितना कमा रही है। और उसके बाद उसमें दांव पे चलना शुरू किए, झूठे सच्चे फिगर्स देना, फिर वो कॉर्पोरेट बुकिंग तक मामला आया, बहुत सारी चीजें हुई, खुद ही निर्माता जो है टिकट खरीदने लगे। ये सारी चीजें जो है धीरे धीरे करके एक्सपोज होती चली गई। और आज स्थिति यह है कि 2 साल 3 साल से जब से पैन इंडिया का राग शुरू हुआ, तो इन्होंने भी उसमें अपना सुर मिलाया कि नहीं पैन इंडिया पैन इंडिया। तो आज देखिए साउथ से ही इनके गाल पर इतना बड़ा तमाचा पड़ा है कि बॉलीवुड के सबसे बड़े जो प्रोड्यूसर हैं उनका नाम लेकर कहा जा रहा है कि भाई इन पर हमने आंख मूंद कर भरोसा किया और एक तरीके से हमने धोखा खाया। हम ट्रोल हुए, लेकिन उन्होंने कहा कि अच्छी बात यह है कि कम से कम हमने वो खराब फिल्म नहीं बनाई थी। उनका शब्द जो भी है, उनका कहने का मतलब यही है। तो मतलब जो बात इन लोगों के बीच में से कोई कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था, सीधे सीधे साउथ के एक प्रोड्यूसर ने, जो वहां के बड़े प्रोड्यूसर है नागा वामसी, जिन्होंने वार 2 वहां पर तेलुगु में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए थी, जिसमें उन्होंने जो प्राइस दी थी वो प्राइस भी वहां पर नहीं निकल पाया, तो उसकी भरपाई संभवतः यशराज ने की है। उन्होंने खुलकर कह दिया कि भाई ऐसी फिल्म तो हम नहीं बनाते, ऐसी फिल्म हमने नहीं बनाई, हम तो फंस गए थे। तो ब्लाइंड फेथ हमने किया, उन्होंने ये बात कही, ब्लाइंड फेथ मतलब यह है कि आप भरोसे के काबिल नहीं है, एक बार तो कर लिया, आगे से हम नहीं करेंगे। और अपने साथ साथ वो दूसरों को भी मैसेज दे रहे हैं। और ये जो बॉलीवुड और साउथ के मिलन की जो बातें चल रही थी, तो यहां से जाके आप वहां तो सेकेंडरी रोल ही कर रहे थे, लीड कुछ कर नहीं रहे थे। और लीड का मामला आया तो रणवीर और दीपिका के उदाहरण हमारे सामने है। रणवीर वहां एक बड़ा प्रोजेक्ट करने गए, वहां से हटाए गए, फिल्म से उनको हटाया गया, जो भी कंट्रोवर्सी हुई। दीपिका के साथ भी वही हुआ, दो बड़ी फिल्में उनकी हाथ से निकली। मतलब यह है कि आपका कल्चर, आपके एथिक्स उनके कल्चर उनके एथिक्स से मेल नहीं खा रहे हैं, आपके सिनेमा की सोच उनके सिनेमा की सोच से मेल नहीं खा रही है। तो ये जो राग जो अलापा जा रहा है ना पैन इंडिया का, कि आपकी तरफ से कि नहीं नहीं ठीक है यहाँ नहीं चलने तो हम वहां जाकर जो है कुछ गोटियां सेट कर लेंगे। तो नागा वामसी वाला जो इंटरव्यू आया वो, प्लस दीपिका प्लस रणवीर और भी बाकी जो वहां जाकर विलेन या सेकेंडरी रोल कर रहे हैं, उससे साफ हो रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपनी जमीन खो रहे हैं। और अब इसको लेकर धीरे धीरे आवाजें उठने लगी है। करण जौहर वाला मामला जो है, जिस तरह से इब्राहिम अली खान ने उनको एक तगड़ा शॉक दिया है, उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिसको मैंने लॉन्च किया है वो खड़ा होके कह देगा कि बड़ी खराब फिल्म थी। तो ये आवाजें हैं, हम इन पर आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ, जमीन हिलने लगी है, कहीं ना कहीं दरारें पड़ रही है और उनमें से ये कराहें निकल रही। देखिए यहां पर इसकी तह में एक और चीज है जिस पर मेरा ध्यान जा रहा है। जी किसी भी सल्तनत में या किसी भी साम्राज्य में अक्सर कुछ गड़बड़ियां भी होती हैं, लेकिन होता क्या है कि जब वहां के सूरमा बड़े ताकतवर होते हैं, किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती कि उनके खिलाफ आवाज उठाए, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो या कोई व्यावसायिक क्षेत्र हो। जो बड़े बड़े सूरवास होते हैं उनके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता है, बड़े दबे लफ्जों में वो बातें कही जाती हैं कि यार देखो तालाब में रहना है तो मगरमच्छ से बैर कैसे लें। लेकिन अब जो एक बड़ा परिवर्तन मैं देख रहा हूं, फैसले गलत पहले भी हुए हैं, चीजें गलत पहले भी हुई हैं, लेकिन अब जो एक बहुत बड़ा परिवर्तन है वो ये है कि जो बड़े बड़े लोग हैं, मतलब आप अगर उदाहरण पकड़ते हैं जो पिछले कुछ दिनों से चल रहा है, अभिनव कश्यप का इंटरव्यू, अभिनव कश्यप के सीरीज ऑफ इंटरव्यूज हुए हैं जिसमें उन्होंने सलमान खान को पूरी तरह से एक्सपोज किया है, बहुत सारी बातें सलमान खान के बारे में बोली हैं और वो लगातार बोलते चले जा रहे हैं और इस हद तक बोले हैं कि सलमान खान से उम्मीद नहीं थी कि वो उसका जवाब देंगे। उन्होंने अपने सबसे बड़े शो बिग बॉस में दंगल डायरेक्टर का नाम लिए बिना पर बार बार दंगल डायरेक्टर माफ कीजिएगा, दबंग डायरेक्टर, नॉट दंगल, दबंग डायरेक्टर कहकर उन्होंने उनको एड्रेस करना शुरू कर दिया। यानी ये पहला मौका है जब सलमान खान के खिलाफ किसी ने इतनी देर तक आवाजें उठाई हो, जो इंडस्ट्री का ही व्यक्ति हो, जो उनकी एक बहुत बड़ी फिल्म का निर्देशक रहा हो, उनके करियर में जिसने एक बहुत बड़ा रोल निभाया हो, वो ओपनली आकर उनके बारे में बोलता है और इस हद तक बोलता चला जाता है कि सलमान खान मजबूर हो जाते हैं उनके बारे में बोलने के लिए। ये पहली चीज। दूसरा इब्राहिम अली खान
जिनकी सिर्फ क्वालिफिकेशन इतनी है कि वो सैफ अली खान के बेटे हैं, इसलिए उन्हें करण जौहर ने लॉन्च किया था। और आप सोचिए कि एक नेपो किड अगर करण जौहर के बारे में बोल रहा है, मतलब आज से 5 साल पहले ये बात बिल्कुल असंभव सी लगती थी कि कोई नेपो किड जो है करण जौहर पर निशाना साधेगा। आज एक नेपो किड करण जौहर पर ही निशाना साध रहा है, जिनकी वजह से नेपोटिज्म वर्ल्ड बॉलीवुड में एग्जिस्ट करता है। वो करण जौहर जो खुलेआम कहते हैं कि मैं अपने चाचे के बेटे को लूं कि फूफे के बेटे को लूं, यानी वो खुलेआम कहते हैं मैं किसी को भी लूंगा, आज एक नेपो किड उनके खिलाफ बोल रहा है। ये भी पहली बार हुआ है। और तीसरी घटना जो पहली बार हुई है, एक बहुत बड़े बैनर के खिलाफ वॉर 2 के फ्लॉप होने का गुस्सा साउथ के एक जाने माने प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर खुलकर निकाल रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने आंख मूंद कर भरोसा किया था। अब अगर हम इन तीनों केसेस को देखें, मैं बात करूंगा नागा वामसी की, मैं बात करूंगा इब्राहिम अली खान की, और मैं बात करूंगा अभिनव कश्यप की। इन तीनों का आपस में कोई लेना देना कनेक्शन नहीं है। व्यावसायिक रूप से ना अभिनव कश्यप का इब्राहिम अली खान से कोई लिंक है, ना इब्राहिम अली खान का नागा वामसी से लिंक है, ना ही नागा वामसी और अभिनव कश्यप का लिंक है। एक ही समय में अगर हम देखें तो लगभग पिछले 4 से 6 हफ्ते के दौरान ये सारी की सारी चीजें हुई हैं। ये तो आज की खबर है, वॉर 2 के फ्लॉप होने पर जो नागा वापसी ने पूरा शिकंजा कसा है, ये भी आज की खबर है, आजकल की खबर है। इब्राहिम अली खान अभिनव कश्यप वाला मामला करीब पिछले 4 से 6 हफ्तों से चल रहा है। तो ये जो तीनों चीजें एक साथ हो रही हैं, ये बताती हैं कि अब इकट्ठा बिगुल बजने लगा है। हम बात करेंगे थोड़ी देर बाद अनुराग कश्यप की, जिन्होंने बॉलीवुड छोड़ दिया। हम बात करेंगे अनुभव सिन्हा की भी, जिन्होंने ये कहा है कि फिल्मों की बंपर कमाई से दर्शकों को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन उससे पहले हम इन 3 लोगों की बात करना चाहेंगे। इब्राहिम अली खान, जो अपने ही मेंटोर पर निशाना साध रहे हैं, जिन्होंने हिलाकर रख दिया करण जौहर को, ये कहकर। दूसरा हम बात करेंगे नागा वामसी की, जो साउथ का एक बहुत बड़ा नाम है, जिन्होंने आंख मूंद कर भरोसा किया वाईआरएफ पर, और वो कह रहे हैं कि हमारा जो भरोसा था वो टूट गया। और हम बात करेंगे इस समय अभिनव कश्यप की, जिनका करियर एक जमाने में ऐसा लगा था कि किसी और लेवल पर जाएगा, फिलहाल अभी वो कहीं और है। लेकिन जो भी है उनके करियर की स्थिति, उन्होंने सलमान खान के खिलाफ काफी कुछ बोला है। तो ये जो पूरा का पूरा सिनेरियो है, इतने सारे अलग अलग लोगों का जिनका आपस में कोई संबंध या लेना देना नहीं है, वो बड़े बड़े सूरमाओं के खिलाफ निशाना साध रहे हैं। एक तरफ यशराज जैसे बड़े बैनर के खिलाफ, करण जौहर के खिलाफ, सलमान खान के खिलाफ। अगर आप बॉलीवुड के पूरे इकोसिस्टम को समझें तो ये तीनों बहुत बड़े नाम हैं। और एक जमाने में ऐसा कहा जाता था कि अगर इन 3 से किसी ने पंगा ले लिया तो उसके बाद बॉलीवुड में तो टिकना लगभग नामुमकिन है। उदाहरण है विवेक ओबरॉय, उदाहरण है और कई ऐसे लोग, प्रियंका चोपड़ा, जिनके बारे में कहा जाता है कि करण जौहर ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। या यशराज फिल्म्स, आप जानते ही हैं, सुशांत के वक्त कहा गया था कि 3 फिल्मों की डील हुई, लेकिन 2 ही फिल्में बनी, तीसरी नहीं बनी। तो कुल मिलाकर इतने बड़े बड़े लोगों के खिलाफ अब जब लोग खुलकर बोल रहे हैं और इतनी बड़ी चीजें हो रही हैं जो कि पहले नहीं होती थी, तो कहीं ना कहीं अब एक जो विचार यहां पर आ रहा है कि क्या बॉलीवुड का किला ढह रहा है। देखिए, दर्शकों की उम्मीदें तो बॉलीवुड से बहुत पहले खत्म हो गई थी, लेकिन क्या अब बॉलीवुड में काम करने वाले लोगों की उम्मीदें भी बॉलीवुड से खत्म हो रही हैं? क्या अब किसी के मन में यह थोड़ा सा भी लालच नहीं रह गया है कि यार हमने इतने बड़े लोगों से अगर बिगाड़ कर लिया, हमको काम नहीं मिलेगा, हमको ये लोग काम नहीं देंगे, हम ग्रो कैसे होंगे, हमारे करियर का क्या होगा, हमें फिल्में कौन देगा, हमें ऊपर कौन लेकर जाएगा, हमारे खर्चे कैसे निकलेंगे, हमारा रोड मैप आगे किस तरीके से जाएगा, ये तमाम बातें। तो बात यहां पर सिर्फ किसी के किसी से नाराज होने की नहीं है, ये बात है एक ओवरऑल सिनेरियो जो बन रहा है, क्या उस पर किसी का ध्यान है। और अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अनुराग कश्यप ने जो कुछ समय पहले कहा था मैंने बॉलीवुड छोड़ दिया, हालांकि वो साउथ की फिल्मों में एक्टिंग करना चाहते हैं, उनका एक अलग मकसद हो सकता है, लेकिन हाँ, उन्होंने खुलकर कहा है कि भाई यहां काम करने के लिए कोई माहौल नहीं। और फिर हम बात करेंगे अनुभव सिन्हा की, जिनका बॉलीवुड का करियर कई चैप्टर्स में से रहा है, कभी तुम बिन बनाने वाले, और फिर किस तरह की उन्होंने अपनी राजनीतिक सोच को दिखाने वाली आर्टिकल 15 जैसी फिल्में बनाई। तो कुल मिलाकर अनुभव सिन्हा का यह कहना कि दर्शकों को फिल्मों की बंपर कमाई से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब रवि जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, इन सारी चीजों को मैंने आधार बनाया क्योंकि मेरा आपसे एक सवाल है कि ये जो एक उबाल आ रहा है, जो उबाल के नीचे जो एक हमें जिसको कहना चाहिए ना कि जो
एक बेचैनी है, या एक 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 घुटन है, या एक जो एक ऐसी स्थिति जो बन रही है कि जहां पर लोग अपने ईज में नहीं है। आपको लगता है कि अब ये किसी बड़े विस्फोट की तरफ जाएगा? मतलब ये कितनी बड़ी दुनिया है बॉलीवुड की, आप बहुत ज्यादा बड़ी दुनिया तो नहीं है जिसमें तीन बड़े बड़े नाम हमने ले दिए। किसी फिल्म में सलमान खान हो तो बड़ी हो जाती है, किसी फिल्म को यशराज बनाए तो बड़ी हो जाती है, किसी फिल्म को करण जौहर बनाए तो सिर्फ एक नाम से चीजें बड़ी हो जाती है। आज इन तीनों नामों के खिलाफ इनके साथ काम कर चुके लोग इनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं एक साथ। आप इसको कैसे देखते हैं, इस पूरे इस समय के समीकरण को? देखिए, आप जो चीज कह रहे हैं, जिस बेचैनी की बात कर रहे हैं, उसके पीछे की वजह जो हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और जो नाम हमारे सामने आ रहे हैं, जिनके खिलाफ आवाज उठ रही है या जिनकी वर्किंग या जो भी चीजें हैं, आप देखिए कि बॉलीवुड किसी के पिताजी का नहीं है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री किसी के पिताजी ने नहीं बनाई है। जिस व्यक्ति ने शुरुआत की थी सिनेमा बनाने की इस देश में, दादा साहब फाल्के, उन पर अब बायोपिक बनने की तैयारी चल रही है, खबरें आ रही है आमिर खान करेंगे। जूनियर एनटीआर जिस फिल्म में काम करने वाले थे, खबर ये आ रही है कि वो बंद हो गई है, वो फिल्म अब नहीं बनेगी। तो आप देखिए कि कहाँ से शुरू हुआ, एक अकेले आदमी की कोशिश थी और उसके बाद धीरे धीरे लोग आते गए, इंडस्ट्री बनती गई। और देश के विभाजन के बाद में बहुत सारे लोग सीमा पार से आए, यहाँ का भी बहुत सारा टैलेंट था। एक दौर था, बंगाल था, वहां पर इंडस्ट्री थी, वहां से बहुत सारा टैलेंट आया, साउथ से आया। मतलब मुंबई में जो फिल्म इंडस्ट्री बनी, उसकी खूबी ये थी कि हर कोने से आदमी आया था, हर जगह का टैलेंट आया था, किसी के पिताजी ने नहीं बनाई थी। लेकिन होते होते हो ये जरूर हुआ कि कुछ लोग उसमें बड़े बने, बड़े स्टूडियो बने, कोई बड़ा घराना बना। लेकिन ये फिल्म इंडस्ट्री पिछले 2-2.5 दशक में जिस तरह से एक बंद किले के जैसी शक्ल अख्तियार करती हुई दिखी, ऐसा पहले कभी नहीं। लोगों के लिए रास्ते हमेशा यहाँ थे, वो आते थे, वो निर्माता बनने के लिए आते थे, वो निर्देशक बनने के लिए, लेखक, गीतकार, अभिनेता, कैमरामैन, जो जिसमें रुचि थी या जिसमें जो टैलेंट था, वो अपनी प्रतिभा के साथ यहाँ आता था और मौके खुले ढंग से मिलते थे। किसी की कभी किस्मत होती थी, कभी कोई लंबा स्ट्रगल करता था, कई बार ये भी होता था। बहुत सारे ऐसे भी लोग रहे हैं जिनकी किस्मत नहीं रही, क्योंकि बॉलीवुड में या सिनेमा में किस्मत का जो है बड़ा रोल माना जाता है। लेकिन ये बंद दरवाजे, बंद किले वाली स्थिति कभी नहीं रही। आज तो जितना ज्यादा पैसा आ चुका है, जितनी ज्यादा तकनीक, जितनी ज्यादा साधन सुविधा हो गई है, हम देख रहे हैं कि उस पर कुछ लोगों का कब्जा हो गया है। और उसके बाद ये जो नेपोटिज्म जैसी चीज आई कि भाई जो भी आएगा हमारे ही घर से आएगा, पर्दे पर चमकने वाला हीरो हीरोइन, जिसमें कुछ नहीं होगा तो भी हम उसको एक के बाद दूसरी तीसरी, एक फिल्म आई नहीं, एक फिल्म फ्लॉप हुई नहीं कि पता चला 3 पे तो काम चल रहा है, 3 फिल्में और साइन कर ली। डायरेक्टर भी फिल्मी घरानों से ही आ रहे हैं और प्रोड्यूसर्स के लिए तो स्थितियां बाहर से आने वालों के लिए खत्म हो चुकी है, क्योंकि ये जो मल्टीप्लेक्स नाम की चीज आई, इसके साथ बॉलीवुड के इन बड़े घराने और ताकतवर लोगों ने एक तरह की गलबैया कर ली। तो सारा खेल मिला जुला हो गया। आप इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर के रूप में एक फिल्म बना लें और आप दिखा दें उसको अच्छे से रिलीज करके, और फिर उसके बाद जब ये कॉर्पोरेट वाला मामला हुआ, पहले के लोग एक एक बार में 8-8 10-10 फिल्में करते थे, भागदौड़ करते थे स्टारडम के लिए, पैसा कमाने के लिए, मेहनत करने के लिए। अब तो ये हुआ कि एक फिल्म में आपको 150 करोड़ रुपए मिल रहा है, 100 करोड़ मिल रहा है। सड़ी से सड़ी एक आध फिल्म भी जिसकी हो जाए और थोड़ी सी भी अगर बॉक्स ऑफिस पर चल जाए, तो वही दूसरी फिल्म में इतना बड़ा मुंह फाड़ देता है कि करण जौहर जैसे रोने लगते हैं कि अरे हमने लॉन्च किया और आज हम ही से पैसा मांग रहे, तकलीफ इनकी भी है। तो ये जो इन्होंने घेरा बना लिया ना कि इसमें किसी को आने नहीं देंगे, और उसके बाद मर्जी का सिनेमा बनाएंगे, दर्शकों के लिए नहीं बनाएंगे, या जो समाज में चल रहा है या जो हमारे समय का सिनेमा वो नहीं बनाएंगे, अपने हिसाब से जो समझ में आएगा, जिसमें ना आपको कहानी की जरूरत है, ना आपको जो है अच्छे गीत संगीत की जरूरत है, पुराने फॉर्मूले, जो विदेशी फिल्में या जो भी चीजें फिल्म मेकिंग को लेकर जो इन्होंने अपने कुछ तरीके गढ़ लिए हैं, जिसमें कि कहानियों पर ध्यान नहीं देना है, राइटिंग पर ध्यान नहीं देना है, म्यूजिक से कोई मतलब नहीं है, और हमारे ही घर का आदमी रहेगा, वही प्रोड्यूसर होगा, वही डायरेक्टर होगा, वही राइटर होगा, वही एक्टर होगा।
इस चीज ने मार दिया है। और अब स्थिति ये आ गई, क्योंकि ये रोजगार का भी जरिया है बाहर से आने वालों के लिए, और यहाँ जो लोग बरसों से जमे हुए हैं, जिन्होंने बाहर से आके थोड़ा बहुत नाम और पैसा कमा लिया, शुरुआत में उन लोगों ने भी, जो आज आवाज उठा रहे हैं, उन्होंने भी बॉलीवुड के इन घरानों के साथ में हाथ मिला के फिल्में बनाई, इन सितारों के साथ काम किया। लेकिन फिर जब ये इतने बड़े हो गए कि इनकी भी पहुंच से बाहर निकल गए, तो इनको भी तकलीफ होने लगी। होते होते इन्हीं का सिनेमा खत्म हो गया, होते होते इनको समझ में आया कि हमें ही लात पड़ जाएगी और हम बाहर हो जाएंगे कल। तब इनके अंदर से ये आवाजें निकलने लगी। इब्राहिम अली खान का मामला थोड़ा सा अलग है। नादानिया नाम की फिल्म की तो उन्होंने उसी के जैसी हरकत दिखाई है, मतलब वो कितने नादान है, उन्होंने क्या बोला है उनको खुद पता नहीं है। सच बात तो यही है। आज उनके पिताजी उनको बैठ के यही समझा रहे होंगे, बेटा तुमने क्या बोल दिया, ये नादानी की हरकत है। और करण जौहर का जो दुखड़ा है वो तो उस पर हमने दिन में भी बात की है। वो शौक की स्थिति में चले गए कि जिसको लेके मैंने 2-2 फिल्में बनाई, और वो आज कह रहा है कि जिस फिल्म से डेब्यू हुआ मेरा वो एक खराब फिल्म थी, डिजास्टर थी, खराब फिल्म थी। तो भाई अगर तेरे में टैलेंट होता तो दूसरी चला लेता। अब ये बात वो उससे पूछ सकते हैं और पूछेंगे भी, मुझे लगता है। तो ये जो आप कह रहे हैं स्थिति की, ये स्थिति क्यों बनी और क्यों आवाज इस तरह की आने लगी? क्योंकि अब सर्वाइवल पर मामला आ गया है। देखिए जो बड़े स्टूडियो और ये सो कॉल्ड बड़े बड़े लोग हैं, इनमें भी छटपटाहट है। जैसे कहा कि भाई करण जौहर भी जो है अब थोड़ा सा बाहर भी झांकने की कोशिश कर रहे हैं कि चलो नेपो किड्स को नहीं, कुछ अलग अलग रीजन्स में जाके अपना टैलेंट ढूंढ के लाऊं। किसी की भर्तियां आजकल वहां हो रही है, हम देख रहे हैं कि मीडिया के लोग भी जानने लगे हैं। कल ही एक खबर चल रही थी मीडिया के ग्रुप्स में कि भाई ये एक क्रिटिक है, उसको इन्होंने ले लिया। जरूरत आपको राइटर्स की है, आप भर्ती कर रहे हैं क्रिटिक्स की। पहले भी इन्होंने यही गलती की थी। तो हाँ वो सारा मामला, तो अब इनको कहाँ क्या करना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और आप देखिए यशराज का भी है, उन्होंने भी अभी 1 आध महीने पहले निकाला था कि भाई राइटिंग अपने आइडियाज भेजे राइटर। तो राइटर्स के अपने रिजर्वेशन है, आइडिया में अगर आपको दे दूं और आप कहेंगे कि आइडिया पे तो किसी का कोई कॉपीराइट क्लेम होता नहीं है, तो आप उसको कैसे क्या हैंडल करेंगे, कैसे डील करेंगे? तो बहुत सारी समझ, लेकिन इनके अंदर कहीं ना कहीं घबराहट है। इनको समझ में आ रहा है कि कहानी नहीं है हमारे पास में, अच्छे आइडियाज नहीं है। फिर इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब अंदर से इनका आत्मविश्वास हिल गया है, इसीलिए इनको जर्नलिस्टों को अपने यहाँ भर्ती करना पड़ रहा है कि अच्छा भाई एक काम करो, तुम बाहर के लिए रिव्यू करते हो तो हमारे यहाँ बैठ के पहले रिव्यू करके हमको बताना। अब वो आदमी उनको वहीं बताएगा कि अच्छा आपकी फिल्म में ये कमी है, वो कमी। अरे कितना मूर्खतापूर्ण है। आपको जरूरत किसी और चीज की है, आप कर कुछ और रहे हैं। आपको बहुत नीचे से बदलना है, आप ऊपर ऊपर वरक लगाने का और उस चांदी का और सोने का मढ़ने का वो काम कर रहे हैं। तो खैर वो अलग मामला है। अंदर से ये हिले हुए हैं, और जो कुछ ये आवाजें आ रही है, इनकी रोजी रोटी पर संकट आया हुआ है। अनुराग कश्यप छोड़ के चले गए। अभिनव कश्यप का भी मामला है कि भाई जब अगर वो आज बोल रहे हैं और वो सलमान के साथ इधर आमिर खान और शाहरुख खान को भी लपेटते हुए नजर आए, तो लोगों को थोड़ा सा फिर लोग उसमें एजेंडा देखने लगते हैं कि अच्छा आपका कोई एजेंडा भी है। मगर सलमान खान के बारे में वो जो चीजें कह रहे हैं, पूरी इंडस्ट्री जानती है कि अगर ये पूरा सच नहीं है तो पूरा झूठ भी नहीं। ये भी सबको पता है कि अगर अपनी खुन्नस में कह रहा है। यशराज फिल्म्स का मामला जो है वो नंबर 1 रहे हैं, आज भी हैं। तो खुले तौर पर भले ही नहीं, आज भले ही नागा वंशी ने बोल दिया है, मगर इस इंडस्ट्री में लोग हमेशा दबी जुबान में बातें करते रहे। उनके 3 फिल्मों के कॉन्ट्रैक्ट, उनकी अपनी मनमानी, जिन लोगों को उन्होंने लॉन्च किया पिछले 2-3 सालों में, वही टैलेंट इनको छोड़ छोड़ के गया है। वरना ये जिनको लॉन्च कर रहे थे उनको मैनेज भी कर रहे थे, तो उन लोगों ने भी इनको छोड़कर अपना बाहर का रास्ता अपना लिया, इंडिपेंडेंट हो गए। करण जौहर बहुत समय से खराब फिल्में बना रहे हैं, ये बात वो जानते हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं जानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि ठीक है मैं मीडिया को मैनेज कर लेता हूँ, मैं झूठ बोलकर किसी भी तरीके से अपनी फिल्म को मार्केट में हिट बता देता हूँ, या जो भी उनके फाइनेंसेस के सोर्स होंगे वो मैनेज कर लेते रहे होंगे। मगर जिस तरह से उनकी कंपनी आधी बिक गई, उसके बाद उनको भी तगड़ा झटका लगा है। भले ही वो सामने आकर बता नहीं रहे हो, लेकिन जिस तरह से उनकी तस्वीरें और वीडियो आती हैं, अब वो साइंटिफिक भाषा में जाने जो भी समझाते रहे हो लोगों की कि मैं फिट हूं, लेकिन मैं ये करने से ऐसा दिख रहा हूँ, वो करने से ऐसा, वो अलग मामला है। पब्लिक तो वो देखती है आपकी फोटो और वीडियो में आप कैसे दिख रहे हैं। तो आपके चेहरे का नूर जो है वो गायब हो चुका है। और इब्राहिम अली खान जैसे 2-4 और अपने आजू बाजू रख लेंगे तो जितना दिखता है वो भी थोड़े दिनों में गायब हो जाएगा। कुल मिला के सर्वाइवल का संकट जो है अब सबको दिखने लगा है। यही होता है जब संकट आता है, सबसे पहले एक दूसरे से भरोसा टूटता है। आप बिग बॉस में भी इस चीज को देख सकते हैं, अगर इसको बहुत, अगर सिर्फ शो से समझें
जैसी प्रेशर आता है तो सबसे पहले आपसी भरोसा टूटता है, और इस फिल्म इंडस्ट्री में वो आपसी भरोसा टूटने की शुरुआत हो चुकी है। थोड़ा थोड़ा ब्लेम गेम शुरू हो गया है, आगे चलकर ये बड़ा भी होगा, मुझे ऐसा लगता है। देखिए, आपने जो बातें कही बिल्कुल सही कही। हम अगर स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो वॉर 2 के फ्लॉप होने का कारण समझ में आता है अयान मुखर्जी को इसका डायरेक्शन की कमान देना। अयान मुखर्जी को क्यों दी गई डायरेक्शन की कमान बताने की जरूरत नहीं है, फेवर किया गया, फिल्म फैमिली से आते हैं, रानी मुखर्जी से भी कनेक्टेड हैं। दूसरा, यहां पर एक फार्मूला लगाया गया, असल में दो फार्मूले लगाए गए, एक साउथ का स्टार ले आओ और स्पाई यूनिवर्स को उससे कनेक्ट कर दो, लेकिन वो चीज नहीं चली, तो फार्मूला फेल हुआ। इब्राहिम अली खान वाला मामला वही, एक नेपो किड को ले आओ, कुछ भी बना दो चल जाएगा, लोग तो देखना चाहते हैं नेपो किड्स को, यहां भी मामला फ्लॉप हो गया। अब अगर हम अभिनव कश्यप की बात करें तो यहां भी वही मामला समझ में आता है जो अभिनव कह रहे हैं कि एक अच्छी पिक्चर मिल गई तो आइडिया ले लो और उसको कैप्चर कर लो, उसको हाईजैक कर लो और अपने नाम सब कर लो। तो यहाँ पे भी वो नेपोटिज्म वाला ही एंगल है, मेरे भाई उसको करें, मेरे भाई का नाम हो, हमारा नाम हो, यानी सामने वाले को हटाओ। अनुराग कश्यप भी जो कहते हैं वो भी उसके आसपास की बात है कि कैंप्स बने हुए हैं, मनमर्जी चलती है और एक न्यूट्रल माहौल नहीं है। अनुभव सिन्हा की अगर बात कर लें, वहां पे वही मामला निकल कर आ रहा है कि बड़े बड़े फिगर्स दिखाओ, लोगों को अट्रैक्ट करो, 3 दिन से पिक्चर हाउसफुल है, चौथे दिन लोग खुद ही आ जाएंगे चाहे कुछ बनाया आपने, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो कुल मिलाकर जब आप ऐसा मानकर चलने लगते हैं कि बॉलीवुड जो है वो आपके पिताश्री का है, तो पिताश्री के तो किसी का भी नहीं है, लेकिन आप समझने लगते हैं, तो पहली गलती तो आप यहाँ ये करते हैं। दूसरा, आप उसे अपने हिसाब से चलाने लगते हैं। तीसरा, वो आपके हिसाब से चल नहीं सकता। आपके हिसाब से चल सकता होता तो पिछले सेशन में हम जब बात कर रहे थे, हमने राजीव कपूर का उदाहरण दिया था जो राज कपूर के बेटे थे। तो राज कपूर तो अपने बेटे को भी हीरो नहीं बना पाए, राजीव कपूर को, ना राजेंद्र कुमार गौरव को हीरो बना पाए। तो ऐसे उदाहरण बहुत सारे हैं जहां पे बड़े नाम होने के बावजूद चीजें नहीं चली। अब इनको ये चीज तब समझ में आएगी जब इनके चक्कर में इंडस्ट्री की पूरी जो एक स्टैंडिंग है वो चली जाएगी, और वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये अब अकेले नहीं डूबेंगे, अब ये अकेले नहीं डूबेंगे, ये बहुतों को लेके डूबेंगे, ये साफ दिखाई दे रहा है। अगर समय रहते कोई कदम नहीं उठाया गया तो ये जो सारे संकेत हमने बताए हैं, किस तरह से साउथ वालों का गुस्सा फूट रहा है, किस तरह से नेपो किड्स का गुस्सा फूट रहा है, और किस तरह से इनके साथ काम कर चुके, कल क्लोजली काम कर चुके लोगों ने अब इनकी असलियत की पोल पट्टी खोलनी शुरू की है। ये समय डेफिनेटली इंट्रोस्पेक्शन का है और कुछ तुरंत कदम उठाने का है, क्योंकि अगर ये कदम नहीं उठाए गए तो ये चीजें इसी तरीके से भरभरा कर गिर पड़ेंगी, और फिर इनकी ना इनका सुनने वाला कोई बचेगा, ना इन्हें बचाने वाला बचेगा। फिर पूरे तरीके से नए सिरे से नए लोग ही आएंगे और नए लोग ही इसको, इंडस्ट्री को बनाएंगे, और ये सब एक दिन में नहीं होगा। अगेन, इसके लिए काफी टाइम लगेगा। देखिए, आपने जैसे कहा ना, फॉर्मूले की बात की आपने, तमाम फॉर्मूले बताए, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, जो दिख रहा है, एक जो क्रम दिख रहा है, हाँ, फॉर्मूला कभी भी इंडस्ट्री को लंबे समय के लिए नहीं बचा सकता। कुछ फॉर्मूला फिल्में या एक फॉर्मूले पर कुछ फिल्में चल सकती, लेकिन वो फॉर्मूला बहुत जल्दी घिस जाता है, बहुत जल्दी चीजें यहाँ पर जो है वो भेड़ चाल में बदल जाती है। उदाहरण के लिए हम इसी हॉरर कॉमेडी की बात कर लें जो आजकल चल रहा है। स्त्री के बाद हर आदमी हॉरर कॉमेडी बनाना चाहता है, और कुछ कोशिशें भी हुई उसके आसपास, वो नाकाम रही हैं। दूसरा, आपने जो वार 2 की बात कही, आपने कहा कि भाई अयान मुखर्जी को लेना गलत डिसीजन था। बिल्कुल सही बात है कि गलत डिसीजन था, लेकिन वार 2 का जो मामला, क्योंकि जब साउथ का प्रोड्यूसर, इनका पार्टनर जो है, ये कह रहा है कि हमने आप पर ब्लाइंड फेथ किया, मतलब राइटिंग से लेके फिल्म डिलीवर करने तक की बात है, उसने कहीं हस्तक्षेप नहीं किया। इसका मतलब है जूनियर एनटीआर भी आपके साथ में आए, तो इस फिल्म का देखिए राइटिंग से लेके डिलीवर करने तक, सबसे अयान मुखर्जी तो चलिए बाद में आते हैं, सबसे पहले वो कहानी ही नहीं थी उस फिल्म में। आपने एक फॉर्मूला जो अपना स्पाई यूनिवर्स का गढ़ा हुआ है, कम ज्यादा करके उसी को आपने, तो दर्शकों को कुछ उसमें नया देखने नहीं मिला। कहानी के जो लेखक थे वो सर्वे सर्वा थे इनके,
कहानी बुरी तरह से पिटी, कुछ नहीं था। फिर उसके बाद कहानी के बाद जो स्क्रिप्ट बनी होगी, तो जब कहानी नहीं थी तो स्क्रिप्ट में कुछ नहीं था। लंबे लंबे सीन ऋतिक के एक्शन के, और उसके बाद में जूनियर एनटीआर के, वो देखे लोग पक गए, और वीएफएक्स बहुत खराब था। बात यहाँ पर फिर डायरेक्शन की है। जब से ये फिल्म बनना शुरू हुई थी, तभी से अयान मुखर्जी के साथ में जूनियर एनटीआर के खटपट की खबरें आने लगी थी। वही जो मैंने कहा कि साउथ का वर्किंग एथिक्स और कल्चर अलग है, आपका अलग है, तो वो क्लैश की खबरें आने लगी थी। फिर फिल्म रिलीज होते होते ऋतिक रोशन की भी खबर आ गई कि भाई उन्होंने अपने हिसाब से फाइनल एडिट करा दिया है, मतलब डायरेक्टर तो बैठ गया साइड में, तो डायरेक्टर पूरी फिल्म में एक तरीके से साइड में। इसके बाद में फिल्म रिलीज होने के बाद एक और खबर आई, जब हम सब ने फिल्म देख ली और फिल्म के लास्ट में क्लाइमैक्स में ये बताया गया कि जूनियर एनटीआर की मौत हो जाती है, जो फाइनल फाइटिंग है। फिर आपने उस कहानी को एक्सटेंड किया कुछ साल बाद या कुछ महीने बाद, फिर आपने दिखाया जूनियर एनटीआर जिंदा हो गए। तो खबर क्या आई कि जूनियर एनटीआर ने आदित्य चोपड़ा से कहा कि भाई मेरे फैन साउथ में इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि आप मुझे कहानी के अंत में मार दें, तो आपकी हाँ मजबूरी है। मतलब ये पूरा मामला बताता है कि सारी बागडोर जो है वो निर्माता के हाथ में है, और निर्माता सितारों के आगे घुटने पे बैठा हुआ है। हाँ मजबूरी, मतलब सबसे बड़ा स्टार है, पर स्टार का काम यह है कि भाई जो डायरेक्टर कहे, जो राइटर ने लिखा है उसको, लेकिन नहीं, स्टार अपने आप को सबसे बड़ा समझता है। औंधे मुंह पूरे सिस्टम को इन्होंने जो सिर के बल खड़ा कर रखा है सिनेमा के, ये वही इनको औंधे मुंह पटक रहा है, और वही उसी ने जो है इस इंडस्ट्री को इस हाल में पहुंचा दिया है। आज सलमान खान के साथ फिल्म करने का क्या मतलब है? अभिनव कश्यप इसी बात का तो रोना रो रहे हैं। इनके साथ फिल्म करने का मतलब है कि आप कुछ नहीं करेंगे, सब यही तय करेंगे। हाँ शाहरुख खान के साथ उन्होंने आमिर खान का भी जिक्र किया। आज या कल ही मैं देख रहा था कि आमिर जी। खान के साथ मैंने 2 एक ऐड बनाए, ऐड फिल्म्स की है। ये आदमी सुनता ही नहीं है। शाहरुख खान अपने पसंदीदा लोगों के साथ काम करते हैं। अक्षय कुमार, अजय देवगन, सब ने अपनी टीम बना ली, और इस टीम में वो लोग हैं जो यस सर करें। तो जब आपके पास राइटर और डायरेक्टर जो है यस सर करने वाले रहेंगे, और आप ही सर्वे सर्वा हो जाएंगे कि भाई हम स्टार हैं, मतलब हमको सब कुछ आता है, या हम, और ये प्रोड्यूसर भी हो जाते हैं आजकल, तो हम प्रोड्यूसर हैं मतलब सब कुछ हमको आता है। नतीजा आप देख लीजिए, आप किस लेवल पे ले आए सिनेमा को। आपने जनता को बेवकूफ बनाकर, ठग कर, बॉक्स ऑफिस की आंकड़ेबाजी दिखाकर अपना घर भर लिया, पैसे बना लिए, बैंक बैलेंस बना लिया, बंगला, गाड़ी, फ्लैट, इन्वेस्टमेंट सब कर दिया, लेकिन उस सिनेमा को आपने खत्म कर दिया। अब जनता को ये बात समझ में आ गई है, वो आपको देखना नहीं चाहती है। सीधे सीधे लोग लिखते हैं, भाई हम आप वीडियो बनाते हैं, इतने लोगों से बात करते हैं, देखना ही नहीं चाहते। भाई इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी? और फिर आप जो बिल्कुल। है 30-30 साल से जमे हुए हैं, आप वो वीएफएक्स और जो कुछ भी आजकल जो नई टेक्निक आ गई है, उसके बहाने से आप पर्दे पर नकली जवान बने हुए नजर आते हैं। हाँ, उस कंप्यूटर ग्राफिक्स और कंप्यूटर की मदद से लोग ऊब चुके हैं भाई आपको देख देख के। आप हट जाइए, आप दूसरों को आने दी। अच्छा, आप अगर नहीं भी हट रहे तो कम से कम जो लोग जरूरी लोग हैं, जो सिनेमा का राइटर है, सिनेमा का डायरेक्टर है, सिनेमा के लिए जो म्यूजिक है, आपने मान लिया कि नहीं हमको सब कुछ आता, हमारे ही हिसाब से चलेगा। तो ये सारी, और इन्हीं सारी वजहों से इन्होंने अपना तो बना लिया है, लेकिन पूरे सिनेमा इंडस्ट्री को इन्होंने एक बड़ी क्राइसिस में ला दिया है। और डूबते हुए में जब इन्होंने साउथ का हाथ पकड़ना चाहा है, तो वहां से ये रिजल्ट आया है। और ये तो रुझान है, मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा और आगे चलेगा तो आप देखिए क्या क्या बातें निकल कर आएंगी। क्योंकि ये लोग अपनी पीआर और मार्केटिंग के दम पे थोड़ा बहुत जो है झूठ सच जो है मीडिया में फैला लेते हैं, चल जाता है वो भी। लेकिन अगर सच्चाई आने लगेगी तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी कि किस स्टार को फिल्म से क्यों निकाला गया। तो डेफिनेटली ये बहुत ये, खराब दौर है। हाँ बिल्कुल, और चीजें आने लगी सामने। मुझे लगता है कि अभी ऐसी आवाजें और आएंगी, और फिल्म इंडस्ट्री के अंदर से आएंगी, और ये जरूरी है। देखिए, जैसा आप बोल रहे हैं कि भाई या तो ये सुधर जाए, या फिर ये जो सारा सिस्टम जो इन्होंने बनाया हुआ है, सो कॉल्ड सिस्टम, जो कि चरमरा रहा है, ढह रहा है, या तो ये पूरा बैठ जाएगा और इसको फिर नए सिरे से बनाया जाएगा, नए लोग बनाएंगे, या तो ये होगा, और या फिर इनको सुधरना पड़ेगा। हाल ही में सबसे बड़ा उदाहरण दिवाली के दौरान उस वक्त देखने को मिला जब दिवाली रिलीज के नाम पर 2 फिल्में आईं, और दोनों फिल्में हमने देख लिया उनका क्या स्तर है, किस तरह के कलेक्शन आ रहे हैं, किस तरह के लोग देख रहे हैं उसे।
ये वो मौका होता था साल भर में जब प्रोड्यूसर्स इंतजार करते थे कि दिवाली रिलीज पर किसको मौका मिलेगा। दिवाली, ईद, क्रिसमस, ये बड़े मौके होते थे। आज दिवाली रिलीज के मौके पर दो ऐसी फिल्में आ रही हैं जिनका एक का तो नाम किसी को नहीं पता, दूसरा का मतलब किसी को नहीं पता। तो ये अपने आप में इस बात का सबूत है कि ये इन्होंने मैदान छोड़ना शुरू कर दिया है और उसी दौरान इनके खिलाफ बगावत के बिगुल बजने भी शुरू हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर जितना हमें चाहिए था, हमने इनको चेतावनी दे दी है, बता दिया है। ढहता हुआ किला दिख रहा है, टूटता हुआ साम्राज्य दिख रहा है, ये जहाज इनका डूब रहा है। अब अगर इनको अभी भी नहीं समझना है तो इनकी मर्जी है, लेकिन हमारा काम जो है एनालिसिस करके बताना। और ये जो सारे उदाहरण हमने रखे हैं ये सबके सब सामने हैं, मतलब ये हम कहीं से खोद कर निकाल कर लेकर नहीं आए हैं। ये अखबार के 4 पन्ने अगर आप पलटेंगे तो 4 पन्नों में आपको ये सबका सब दिख जाएगा। तो रवि जी, मुझे लगता है कि हमने काफी चीजें अच्छे से कवर कर ली और बहुत कुछ बताया। अगर आप और कुछ इस सेशन को ओवर करने से पहले कुछ अगर अपनी बात कहना चाहते हैं तो प्लीज कहिए। नहीं, ठीक है, बिल्कुल ठीक चीजें हैं। कल जब हम बात कर रहे थे तो एक टेक्निकल चीज मिस्टेक हुई थी मुझसे, उसमें ये था कि हमने एक दीवाने की दीवानियत के बारे में बात की थी और इनकी फिल्म देख के कई बार दिमाग इतना खराब हो जाता है कि आपको गलत नाम याद रह जाता है और आप गलत बोल जाते हैं। इस फिल्म के डायरेक्टर जो है वो मिलाप जवेरी हैं और मैंने कहा था, हाँ, मिलाप जवेरी हैं और मैंने दिनेश जैन कहा तो हाँ, तो वो गड़बड़ हो गया था। तो क्योंकि वो दिनेश जैन का नाम जो है वो मेरे दिमाग में अटका रह गया था। पर्दे पर देखा था, एक अंशुल गर्ग हैं और एक ये है, तो अंशुल गर्ग हैं, वो मेन प्रोड्यूसर है। उनके साथ में जो ये थे तो दिनेश विजान जैसे था उधर दूसरी फिल्म का, तो यहाँ भी दिनेश दिमाग में रह गया था। तो मिलाप जवेरी है वो। तो इनकी फिल्में देख के वाकई बहुत डिसअपॉइंटमेंट होता है, मतलब कि क्या बना रहे हैं। हालांकि ठीक है, इस फिल्म के कलेक्शंस के बारे में कहा जा रहा है क्योंकि छोटे बजट की शायद 30-40 करोड़ का बजट है और जिस तरह से लोग इसको देख रहे हैं तो बॉक्स ऑफिस पर तो चलिए हिट हो जाएगी। लेकिन बात वही है कि फिल्म हिट हो जाने का मतलब ये नहीं होता है कि अच्छी है और फिल्म फ्लॉप होने का मतलब भी ये नहीं होता है कि फिल्म खराब है। तो दोनों चीजें हम जानते हैं इस चीज को। जैसे तो कई बार हाँ, महंगी फिल्म अच्छी होती है, ये भी मतलब नहीं होता कि फिल्म में पैसा बहुत लगा तो पिक्चर अच्छी हो गई। हाँ, 400 करोड़ की बनी है तो ये फिल्म बहुत ही शानदार होगी। 14 करोड़ की फिल्म भी 400 करोड़ कमा लेती है, कांतारा हमारे सामने उदाहरण है। तो ये तो है, बहुत कुछ सोचने समझने की जरूरत है, इनको बहुत बदलने की जरूरत है। ओवरहॉलिंग जिसे बोलते हैं ना, ये वो नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में इनकी मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं, ये पक्की बात है। हमारे दर्शक हैं वो मेंशन कर रहे हैं कि अगले लाइव में आप हम लोगों के टेक्स भी पढ़िएगा। देखिए, यहाँ जो स्क्रीन पर मैं दिखाता हूँ इसका मतलब यही है कि मैं उसको पढ़ रहा हूँ। अगर मैं अकेले में पढ़ूंगा तो बात कुछ और होगी, इसीलिए मैं सबके बीच में दिखाता हूँ। जो स्क्रीन पर आते हैं उस स्क्रीन पर दिखाने का मतलब यही है कि हम आपके जो टेक्स हैं, आपके जो कमेंट्स हैं, हम उनको पढ़ रहे हैं। और यही तरीका सबसे ज्यादा सही इसलिए कि यहाँ पर 2 लोग बात कर रहे होते हैं और बाकी जो हमारे दर्शक होते हैं, हम चाहते हैं कि उनकी बातें हम बीच बीच में दिखाते रहें। हमारी बातचीत के दौरान आप उसे पढ़ भी सकते हैं, सबसे सही तरीका हमें लगता है। और आगे भी हम इस तरीके से आपकी कही हुई बातों को यहाँ पर स्क्रीन पर शेयर करते रहेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए, सभी दर्शकों का। जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप चाहते हैं हम आगे और ऐसे सेशन करते रहें तो हमारे सेशंस को आप शेयर करते रहिए, लोगों तक पहुंचाते रहिए, ताकि नए लोग हमारे साथ जुड़ते रहें और हमें एक हौसला मिलता रहे आगे भी और इस तरह के लाइव सेशंस करने का। आप लोग हमारे साथ जुड़े, अपना समय आपने दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नीचे कमेंट करते रहा करिए, मैं इसीलिए सारे कमेंट्स दिखाता रहता हूँ। मैं खुद चाहता हूँ आप लोग पार्टिसिपेट करें। थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू रवि जी, थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू उज्जवल जी, गुड नाइट।